देखो, तो सबसे पहले अब क्वालिटी पैरामीटर्स हैं क्या। सबसे पहले तो इसी चीज को समझो कि जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं ये क्या है। सेकंड चैप्टर कर रहे हैं हम अपना। तो क्वालिटी पैरामीटर्स जो है बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पानी के अंदर जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं वो एक परमिसिबल लिमिट में होनी चाहिए। ठीक है, वो तुम्हारा क्वालिटी पैरामीटर होता है। वो जो परमिसिबल लिमिट है वो क्वालिटी पैरामीटर होता है। अगर उस लिमिट से कम है कुछ चीजें तो नुकसानदायक हो सकता है वो, और अगर उस लिमिट से ज्यादा है तो भी नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, तो क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर लिख लो यहाँ पे, दीज आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम, दीज आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, अब इसमें आगे लिखो, इफ द क्वांटिटी ऑफ दीज, द क्वांटिटी ऑफ these constituents decrease than the minimum, or increased than the maximum। तो यहाँ पे जैसे मैंने भी बताया था क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं, पहले वो मैंने बता दिया था। फिर मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि अगर मिनिमम से कम हो जाता है और मैक्सिमम से ज्यादा हो जाता है तो भी हमारे लिए क्या नुकसानदायक है। तो अभी मैं वो सेकंड पॉइंट यहाँ पे वही लिखवा रहा हूँ, तो क्वांटिटी ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज देन द मिनिमम और इंक्रीज देन द मैक्सिमम, they will be harmful, they will be harmful to the human health, to the human health। चलो जी, ये हो गया। ऐसे ही कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स ना हमारे इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी आते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये जो हम यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी कि जो हमारा डे टू डे लाइफ वाला है, पीने का पानी, मतलब एक तरीके से जो हाउस होल्ड वाटर है जो हम अपनी लिविंग में यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम पैरामीटर्स उसके लिए पढ़ेंगे। और दूसरे पैरामीटर्स जो मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ वो पैरामीटर्स होते हैं जो हम इरिगेशन में यूज करते हैं। लाइक जो हमारी सॉइल है, उस सॉइल में हमारे पास में आ, जैसे ये सपोज ये सॉइल है, तो इस सॉइल के अंदर अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सपोज करो एल्कलाइन सॉइल है तो फिर क्या लिमिट होनी चाहिए, एसिडिक है तो फिर क्या लिमिट होनी चाहिए, इस तरह की चीजें हमारे इरिगेशन में। तो दो तरह के हो जाते हैं, एक हमारा यहाँ पे पढ़ना है हमें और दूसरा में जो पढ़ना है वो अपने इरिगेशन में पढ़ना है। लेकिन ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने बताया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के आते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे, तो हमारे जो साफ पानी होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसका एक कोड होता है। तो वो कोड यहाँ पे लिख लो। कोड होता है हमारा 10,500 2012। ये ड्रिंकिंग वाटर का कोड है, ड्रिंकिंग वाटर का कोड है, पीने का पानी का कोड है। सब चीजें अकॉर्डिंग टू द कोड ही चलती है। ये कोड एक्चुअली में क्यों बनाया गया है, कोड इसलिए बनाया गया है ताकि हर कोई उसको फॉलो करे, है ना, वरना हर कोई अपनी अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर देता है। ये, चलो, अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, और उनकी कुछ मैं यहाँ पे एक्सेप्टेबल जो लिमिट है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अभी देखो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में क्या क्या है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स किस में आ रहे हैं वो पहले अब समझ लेते हैं। देखो, वाटर इम्प्योरिटीज जो है ना वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। वाटर इम्प्योरिटीज ये तीन तरह की होती है। वो तीन तरह कौन कौन सी है, सबसे पहला होता है एक फिजिकल, यहाँ पे हमारे पास में फिजिकल होता है। एक हमारे पास में केमिकल होता है,
और एक हमारे पास में बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, अब इनके मतलब क्या है वो भी बता दूंगा। फिजिकल वाले का मतलब है जो इम्प्योरिटी फिजिकली प्रेजेंट है, यानी कि किसी शेप में प्रेजेंट है, उसको आप छू सकते हो। ठीक है। केमिकल इम्प्योरिटीज जो किसी केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, जो केमिकल मिला हुआ है, कोई कंपाउंड मिला हुआ है, वो सब चीजें। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी वो होती है जो जीती जागती, जो लिविंग एक तरीके की इम्प्योरिटी, जैसे कि पैरासाइट्स वगैरह, है ना। तो वो हमारे बायोलॉजिकल में आ जाते हैं। पैरासाइट तो मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है समझाने के लिए। तो आई गेस यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल इम्प्योरिटी किस तरह की होगी। फिजिकल इम्प्योरिटी में जैसे कि सपोज करो पानी में पत्ते पड़े हुए हैं, है ना, टर्बिडिटी है, थोड़ा गाढ़ापन है पानी में, है ना, तो ये सब चीज, या मिट्टी है, सॉइल है तुम्हारी, ये सब फिजिकल पैरामीटर्स आ जाते हैं इम्प्योरिटीज। केमिकल में आता है केमिकल वाले, जो आपने किसी तरह केमिकल मिला हुआ है पानी में, सपोज करो पेस्टिसाइड ही मिला हुआ है ना, ये सब चीजें। और बायोलॉजिकल वाला वो होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह का, जो जीता जाता और ऑर्गेनिज्म है, वो पानी में अगर प्रेजेंट होगा। तो अभी जो हम यहाँ पे अब अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये, खैर दो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक फिजिकल एक केमिकल, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है फिजिकल। तो इसके लिए लिखो यहाँ पे, सबसे पहले फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक एक हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। और यहाँ पे हम उसके लिखेंगे एक्सेप्टेबल लिमिट या फिर परमिसिबल लिमिट, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्टेबल होगा। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे कलर की बात करें। कलर, कलर को हम यहाँ पे 5 हेजन लेते हैं। हेजन क्या है, ये यूनिट है, ये जो हेजन यहाँ पे लिखा है ये यूनिट है। और इसके बारे में मैं आगे जब चलेंगे हम, तो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि हेजन किस डिवाइस के लिए है ना। यहाँ पे कलर निकालने के लिए डिवाइस होता है, उसकी यूनिट होती है हेजन। तो वो सब चीजें अभी हम आगे डिटेल में बता देंगे। अभी मैं यहाँ पे जो मेन मेन चीजें हैं वो लिखवा दे रहा हूँ। क्यों? ताकि तुम लोग जब एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करो, पढ़ो, तो तुम्हें ये मेन चीजें तुरंत से याद हो जाए सबसे पहले। कलर के बाद में एक हमारे पास में आता है पीएच। पीएच जो होता है हमारे पास में वो 6.5 से लेकर के 8.5 होना चाहिए। देखो आगे ना रेंज, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट पीएच के बाद में हमारे पास में आता है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी वही पानी में थोड़ा सा गाढ़ापन, ये होता है 1 NTU। अभी जो NTU है ये क्या है, ये होता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी। नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी। यहाँ पे जैसे भी ये नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, ये सब आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट लिखो यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, ऑर्डर। ऑर्डर होता है स्मेल, ये एग्रीएबल होता है। ठीक है, जो स्मेल है ये क्या होता है, एग्रीएबल होता है। एग्रीएबल होने का मतलब जितना भी हम सहन कर सकते हो एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पे टीडीएस। टीडीएस में हमारे पास में लिमिट होती है। ये टीडीएस क्या है, ये होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। देखो मैं अभी यहाँ पे ना छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एनटीयू के बारे में बता दिया, नेफ्रोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट होता है। ये सब ना आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब हर एक चीज को पढ़ना है, कलर को पढ़ना है, पीएच को पढ़ना है, टर्बिडिटी को पढ़ना है, इनको निकालते कैसे हैं वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो टीडीएस के लिए यहाँ पे लिखो 500 मिलीग्राम पर लीटर, ये हो गया एक। और पीपीएम,
मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम। अब ये पीपीएम क्या है? ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। ये जो मिलीग्राम पर लीटर होता है इसी को हम पीपीएम कहते हैं। पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, चलो जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, एक हमने ये देख लिया टीडीएस। अब इसमें अगर मैं लिमिट की बात करूं तो हमारे पास में 500 तक लिमिट यहाँ पे होगी। 500 लिमिट के बाद में इसमें एक चीज और होती है, अगर यही टीडीएस हमारे पास में 2000 हो जाए, मिलीग्राम पर लीटर हो जाए, ये रिजेक्शनेबल होता है, यानी कि हम इससे ज्यादा नहीं करते, वो पानी जो भी हमारा होगा उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीज हो। तो यहाँ पे हमने कुछ अपने ये देखे। अभी इसके बाद में और देखो, इसमें हमारे पास में आता है सस्पेंडेड सॉलिड्स भी आता है, कोलोइड भी आता है, डिजॉल्व सॉलिड्स भी आता है। तो अभी इनके सब के लिए लिखो। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं अपने सस्पेंडेड सॉलिड्स, कोलोइड और डिजॉल्व सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड्स हमारे जो होते हैं उनका साइज होता है 10⁻⁻⁶ मीटर से ज्यादा, यानी कि 1 माइक्रोन से ज्यादा अगर होंगे तो फिर वो सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे। इससे अगर कम हुए और कहाँ तक, 10⁻⁹ तक अगर वो हुए तो वो कोलोइड होंगे। ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। फिर अगर 10⁻⁹ से भी कम हो जाता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से भी साइज कम हो जाता है, तो फिर वो पानी में घुल जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे, एकदम जैसे नमक होता है, नमक को आपने पानी में मिला दिया तो वो डिजोल्व सॉलिड्स हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद में सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हैं, जैसे कि इनके बारे में अगर हम जाने तो ये कहाँ से आते हैं और सस्पेंडेड सॉलिड से हमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर डिटेल में लिख लेते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में। देखो अभी, जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं ये आते हैं हमारे इनऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो होते हैं वही हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स comes from comes from inorganic पार्टिकल्स। ठीक है, कहाँ से आता है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स से। जैसे कि सिल्ट हो गया, लाइक सिल्ट, क्ले एक्सेट्रा। अभी सिल्ट क्ले क्या है, हमारी मिट्टी है यहाँ पे, है ना, ये चीज हो जाती है। दूसरा हमारे पास में क्या हो सकता है, इमिसिबल लिक्विड्स हो सकते हैं। इमिसिबल लिक्विड्स यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो कि पानी में नहीं घुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑयल्स हो गए, इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे कि ऑयल हो गया है, ग्रीस हो गया, है ना, ये सब चीजें। और भी हो सकता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक पार्टिकल लाइक प्लांट्स, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स की लीफ हो गई ना, प्लांट्स लीफ कर लेते हैं यहाँ पे, या फिर प्लांट्स फाइबर कर लो, प्लांट्स फाइबर हो गया, एल्गी हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट अभी हमें समझना है कि ये ऑब्जेक्शनेबल क्यों होते हैं, मतलब सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हैं हमारे जितने भी, इनसे हमें दिक्कत क्या है। ये इनसे में दिक्कत ये है कि अगर पानी में तैरते हुए आप लोगों को दिख रहे हैं तो आप उस पानी को थोड़ा ना पियोगे, आपको तो थोड़ा सा एक मन से अंदर से आवाज आएगी ना कि नहीं इसको नहीं पीना है। तो मतलब एक तो देख करके अच्छा नहीं लगता। तो सेम टू सेम चीजें जो आपको रियल लाइफ में फील हो रही होती है ना, वही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है और वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे उसके लिए लिख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्शनेबल क्यों है हमारे लिए। पहले तो इसी सवाल की तरफ लिख लेते हैं, दीज आर ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज, दीज आर ऑब्जेक्शनेबल यानी कि हमें इनसे प्रॉब्लम क्यों, ऑब्जेक्शन क्यों है। ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज, सबसे पहला पॉइंट इसमें, एस्थेटिकली अनप्लीजिंग या फिर डिस्प्लीजिंग, यानी कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग, एक ये हो गया। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है इसका, ये ना एक इस तरह से काम करेगा। देखो यहाँ पे सपोज करो ये अभी ना पानी है,
ठीक है, ये मैंने अभी बनाया, ये सपोज करो कि पानी, इस पानी के ऊपर यहाँ पे ना आपका कोई भी सस्पेंडेड सॉलिड पड़ा हुआ है, ये आपका सस्पेंडेड सॉलिड है। अब सस्पेंडेड सॉलिड जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि ये क्या होगा, इसका एक एरिया होगा ना, देख रहे हो ना, एक एरिया है ये एरिया। तो होता क्या है कि ये सस्पेंडेड सॉलिड एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। कैसे प्लेटफॉर्म की तरह, कि इसके ऊपर आकर के कोई भी बायोलॉजिकल चीज बैठ जाएगी, सपोज करो मक्खी मच्छर वहां पे आके बैठेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, है ना। हो सके कोई केमिकल भी आकर के इसके आसपास चिपक जाए। तो ये इस तरह का ना एक साइट की तरह काम करता है। ठीक, साइट यानी कि जगह, सिविल इंजीनियर से तो साइट का मतलब तुम समझ ही सकते हो, SITE, है ना। तो अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे हो जाएगा अब्जॉर्प्शन साइट। ये होता है क्या, अब्जॉर्प्शन साइट होता है, अब्जॉर्प्शन साइट फॉर फॉर केमिकल, यहाँ पे डबल एल हो गया, इसको काट देना, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, ये हो गया है। चलो अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट हमारा क्या होगा। ये क्या है कि डिजीज जो भी हमारी होंगी ये उसमें रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब सीधी सी बात है भाई, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स के लिए तो ये एक तरह साइड के लिए काम करेगा, तो फिर ये हमारे डिजीज स्प्रेड करने में भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, दे में फॉर्म डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, दे में फॉर्म डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ये हो गया हमारा पॉइंट यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ 3 पॉइंट्स थे, इनसे हमें दिक्कत थी जो मैंने बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम देख लेते हैं मेजरमेंट कैसे करते हैं। किसका मेजरमेंट, हम मेजरमेंट इन्हीं सॉलिड्स का मेजरमेंट करते हैं। अभी देखो सॉलिड्स का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को बताया था ना कि अभी तो हम यहाँ पे वैल्यूज पढ़ रहे हैं, फिर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी करते हैं इसको, ये वाला पार्ट थोड़ा अलग करते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट हम कैसे करें। अब मेजरमेंट के लिए एक मेथड यूज होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक मेथड। यहाँ पे लिखो डन बाय ग्रेविमेट्रिक मेथड। और ये जो मैं नाम यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, सीधा सीधा पूछता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मेंशन कर लो, प्री के एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे कैसे किया जाता है इसको। जो हमारे टोटल सॉलिड्स होते हैं ना, देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे टोटल सॉलिड्स क्या है। कंफ्यूजन कोई नहीं रखना है, टोटल सॉलिड्स दो चीजों को मिला करके बनेंगे। टोटल सॉलिड देखो जैसे नाम ही समझ में आ रहा, सारे सॉलिड्स आ गए। अब सारे सॉलिड्स कैसे आएंगे, वही जितने भी हमारे सस्पेंडेड हैं जो तैर रहे हैं ऊपर वो, और जो घुल चुके हैं, है ना, डिजोल्व हो चुके हैं एक, तो सारे आ गए यहाँ पे। जो हमें ऊपर दिख रहे हैं और जो हमें नहीं दिख रहे हैं वो सारे आ चुके हैं टोटल सॉलिड्स। तो जो हमारे टोटल सॉलिड्स होते हैं वो निकाले जाते हैं इस मेथड में, इस ग्रेविमेट्रिक मेथड में निकाले जाते हैं। कैसे निकाले जाते हैं, हम क्या करते हैं, पानी जो भी हमारे पास है, पानी हो मान लो ये पानी है, इस पानी में यहाँ पे हमारे पास में टोटल सॉलिड्स है जो हमें कुछ कुछ दिख रहे हैं। ये ऊपर वाले दिख रहे हैं जो तैर रहे हैं, कुछ अंदर भी होंगे जो घुल चुके हैं। तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस पानी को हम हीट करते हैं, है ना, हीट करेंगे इसको। हीट करेंगे तो जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, वाटर इवेपोरेशन होगा। देन वाटर का इवेपोरेशन होने के बाद जो यहाँ पे बचेगा वो हमारा क्या होता है, हमारा वो हमें टोटल सॉलिड मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किया जाता है। चलो जी, अब इसके स्टेप्स यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा दीज आर कैलकुलेटेड बाय
ये कैलकुलेट किए जाते हैं इवेपोरेट करके, कैलकुलेटेड बाय इवेपोरेटिंग, कैलकुलेटेड बाय इवेपोरेटिंग द सैंपल, जो भी सैंपल होता है उसको इवेपोरेट कर, इवेपोरेटिंग द सैंपल एंड मेजरिंग द रेसिड्यू, एंड मेजरिंग द रेसिड्यू, और जो रेसिड्यू होता है उसको मेजर कर लेते हैं। जो यहाँ पे हीटिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 104 डिग्री, हीटिंग टेम्परेचर इक्वल्स टू 104 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर यहाँ पे होता है हीट करने का। ठीक है, अब कैसे आगे ऑब्टेन करते हैं इसको, इसको हम फिल्टर भी करते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज, तो सारा कुछ हो चुका है। अगर एक मैं फॉर्मेट यहाँ पे बनाऊं, तो ऊपर वाले को तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, यहाँ पे प्रॉपर बना देता हूँ। तो ये एक हमारे पास वाटर सैंपल होता है, उस वाटर सैंपल को हम क्या कर रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं। यहाँ से हमने हीट किया, क्या टेम्परेचर था, 104 डिग्री सेल्सियस था। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में रिमेनिंग बच जाता है वो हमें हमारा क्या दे देता है, टोटल सॉलिड्स देता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब अगर मैं यहाँ पे एक परमिसिबल लिमिट की बात करूँ, तो वो यहाँ पे लिख लेना, एक बॉक्स बना के कर लेते हैं। हमारे पास में एक परमिसिबल लिमिट होती है सस्पेंडेड सॉलिड्स की, नोट करके लिखो यहाँ पे, परमिसिबल लिमिट लिमिट ऑफ एसएस कर देता हूँ, सस्पेंडेड सॉलिड शॉर्ट फॉर्म, एज पर ईपीए, एज पर ईपीए, ईपीए यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, ये जो ईपीए है, ये भी मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मैंने बहुत ढूंढा था तब जाकर के मुझे सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में मिला था, वरना बुक्स में सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ था। तो ये हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है, उसके अकॉर्डिंगली सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, I guess यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलो, अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें क्या मिला, अभी देखो अभी हमें मिला है टोटल सॉलिड्स, अभी सस्पेंडेड सॉलिड्स पे नहीं आया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होता है, इसको फिल्टर भी करोगे, देख लो अभी मैं बता देता हूँ। अभी हमने टोटल सॉलिड्स को निकाला है, डायरेक्टली हमने क्या कर लिया, टोटल सॉलिड्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल सॉलिड्स का मतलब है कि क्या क्या मिल गया हमें, इसी में सस्पेंडेड सॉलिड्स भी हैं, इसी में डिजॉल्व सॉलिड्स भी। अब देखो अगर मुझे चाहिए मेरे सस्पेंडेड सॉलिड्स, तो इसके लिए क्या किया जाए, सबसे पहले तो जो तैरने वाले हैं सस्पेंडेड उनको बाहर निकालो। ठीक है ना, उनको बाहर निकाल लो। तो हम यहाँ पे फिल्टर करेंगे, तो वाटर सैंपल जो भी हमारा है उसको अब मैं क्या कर लेता हूँ, फिल्टर कर लेता हूँ पहले। जैसे ही मैंने फिल्टर किया तो मेरे पास में जो रिमेनिंग बच गया है यहाँ पे, उसको हम हीट करें, और फिल्टर करने में मेरा क्या निकल गया है यहाँ पे, सस्पेंडेड सॉलिड्स निकल गया है, माइनस एस एस कर दो। अब इसको हीट करो, 104 डिग्री सेल्सियस पे हीट करो। अब जो हमारे पास में रिमेनिंग बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स बच जाएगा, सॉरी डिजॉल्व सॉलिड्स बच जाएगा, यहाँ पे गलत हो गया। एक सेकंड, एक सेकंड, देख लो। हाँ, तो यहाँ पे हमें हमारा क्या मिल जाएगा, डिजॉल्व सॉलिड्स। ठीक है, ये चीज होता है। चलो, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे देखना है अपना नेक्स्ट, टर्बिडिटी। अब ये टर्बिडिटी क्या होता है, कैसे इसको निकाला जाता है। टर्बिडिटी है बेसिकली गाढ़ापन, है ना। तो अब इसको देखो टर्बिडिटी को कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक इसी में टर्बिडिटी। अब इसमें यूनिट्स क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे ना सेशन एंड होने वाला है, तो तुम लोग दोबारा ज्वाइन कर